हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट के घटकों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पर्यावरण की परिभाषाएं या इसकी कुछ डेफिनेशंस देखी थी। आज हम इसके कंपोनेंट्स या घटक या कारक के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य इसी एनवायरनमेंट में रहता है और इसके अनुकूल बनने की और इसको बनाने की चेष्टा करता है। तो बहुत सारे घटक, इसके जो बहुत सारे कारक हैं वो उस पर प्रभाव डालते हैं। तो पर्यावरण के घटक या कारक या कंपोनेंट्स क्या हैं, एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स क्या हैं। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स या घटक या कारक वो तत्व हैं जो सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। जो जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं वे सभी तत्व, वे सभी कारक, वे सभी कंपोनेंट्स पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। और इसे हम कई प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण लोकेशन या अवस्थिति के अंतर्गत करते हैं। इसका प्रथम क्लासिफिकेशन है लोकेशन क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट इसकी क्लास है, प्रथम वर्ग है इसके वर्गीकरण में, अवस्थिति या लोकेशन। लोकेशन जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताती है। ये स्थिर रहती है, कांस्टेंट होती है, किंतु समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस बदलती जाती है, इसका संदर्भ परिवर्तित होता जाता है। लोकेशन भी, अवस्थिति भी कई होती है। जैसे ज्यामितीय या जियोमेट्रिक लोकेशन में हम किसी भी स्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं, जिससे हमें जियो रेफरेंस, उस स्थान का जियो रेफरेंस, भू संदर्भ पता लगता है। जैसे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर, नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर स्थित है। इसका ये अक्षांशीय विस्तार है। तो किसी भी स्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात करने के लिए ज्यामितीय स्थिति, अक्षांश और देशांतर से हम उसका ज्यामितीय स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ज्यामितीय स्थिति ज्ञात करने से क्या होता है, ग्रीक विद्वानों ने पूरी पृथ्वी को, पूरे अर्थ को 3 तापीय कटिबंधों में, 3 थर्मल जोन्स में डिवाइड किया है। इक्वेटर से ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल जोन या जिसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 नॉर्थ में और 23.5 66.5 साउथ में, जिसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और 66.5 से पोल्स तक दोनों गोलार्धों में, जिसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। इस तरह से हमने 3 ताप कटिबंधों में, 3 थर्मल जोन्स में, तीनों टेम्परेचर जोन्स जो हैं वो अलग अलग क्लाइमेट का निर्माण करते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, टेम्परेट में और फ्रिजिड में, उष्ण, उपोष्ण और शीत में, तीनों में जलवायु अलग अलग होती है। और अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से ही सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन में भी विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों की क्रियाविधि भी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी, रहन सहन भी, खान पान भी सब अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ तक कि मनुष्य के स्वभाव पर भी, मनुष्य के बॉडी के ऊपर भी इन जलवायु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है बोदिन, उन्होंने बताया था कि जो नॉर्थ एरिया में, उत्तरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो मानव रहते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो साउथ एरिया में रहते हैं
दक्षिण एरिया में जो रहते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका ज्ञान होता है वो बहुत विस्तृत होता है, इसीलिए ये व्यापार में सिद्ध होते हैं, व्यापार में, बिजनेस में ये लोग चतुर होते हैं। और जो इन दोनों के मध्य रहते हैं, मिडल पोर्शन में जो रहते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्रों में जो रहते हैं, वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मूड पर, हमारी एबिलिटीज़ पर, कैपेबिलिटी पर भी जलवायु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय स्थिति है, ये न केवल आपको लॉन्गिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन बताती है, विस्तार बताती है देशांतरीय अक्षांशीय, अपितु सारे वेजिटेशन को, सारे ह्यूमन बीइंग को और एनिमल्स को भी प्रभावित करती है। सेकेंड जो हमारा भाग है मैरीटाइम या कॉन्टिनेंटल लोकेशन, जिसको हम सामुद्रिक व स्थलीय स्थिति कहते हैं। मैरीटाइम एंड कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय, मैरीटाइम मतलब समुद्री। बच्चों बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जिन देशों की स्थिति या तो समुद्र के पास है, कहीं कहीं पर उनकी सीमा रेखा से एक समुद्र मिलता है, उनकी बाउंड्री को एक ओशियन टच करता है, कहीं कहीं कुछ देश ऐसे हैं जहां पर जिनकी बाउंड्री लाइन दो समुद्रों को स्पर्श करती है या दो देशों को टच करती है, और कहीं कहीं 3 देशों को करती है। कुछ तो इस तरह से लोकेटेड है कि उनके चारों ओर ही समुद्र है, द्वीपीय स्थिति में है, वो आइलैंड पोजीशन में है। किंतु पृथ्वी पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कॉन्टिनेंटल लोकेशन में है, यानी कि जो स्थलीय स्थिति में है, मतलब उनके चारों तरफ स्थलीय स्थल है और उनसे कोई भी समुद्र स्पर्श नहीं करता, उनकी बाउंड्री लाइन से, उनकी सीमा रेखा से कोई भी ओशियन टच नहीं करता। ऐसे जो स्थल है जो चारों तरफ से स्थल से आवृत है, उन्हें लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं, स्थलीय आवृत कंट्रीज कहते हैं। और इनकी जो लोकेशन होती है वो आंतरिक होती है, इनकी जो अवस्थिति होती है वो आंतरिक अवस्थिति कहलाती है, मतलब इंटीरियर लोकेशन कहलाती है। ऐसे देश हैं नेपाल, भूटान। अब ऐसे देशों को क्या हानियां हैं, ऐसे देशों की क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो केवल और केवल लैंड से ही घिरे हुए हैं, जैसे अब नेपाल और भूटान है, अफगानिस्तान है। ऐसे जो कंट्रीज़ होती हैं उन्हें जितनी भी ओशियन से रिलेटेड या सी से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं, एक तो वो नहीं मिल पाते, एक ये सी रूट्स का कोई भी लाभ नहीं उठा पाती। तो इन कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है, इन देशों का जो विकास है, वो बहुत ही धीरे, बहुत ही धीमी स्पीड से या स्लो स्पीड से होता है। इनकी जलवायु, इनका क्लाइमेट भी हार्श होता है, कठोर होता है, उसका भी इनको नुकसान होता है। तो ऐसे देश सिर्फ एक ही प्रकार का फ़ायदा उठा पाते हैं जिसे हम कॉन्टिनेंटल लोकेशन कहते हैं। सिर्फ स्थलीय सीमा से ही घिरे होने के कारण ये केवल स्थल की सुविधाएं ही, केवल कॉन्टिनेंटल फैसिलिटीज़ ही अवेल या उठा पाते हैं। अब ऐसे देश जो समुद्रों से घिरे हैं उनको हमने आगे फिर डिवाइड किया है, आगे फिर विभाजित किया है। उनमें सबसे पहले है द्वीपीय स्थिति या जिसे इंसुलर लोकेशन कहते हैं। इंसुलर लोकेशन जो चारों तरफ पानी से घिरे हों, जिनके चारों तरफ पानी हो, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, जैसे जापान। तो इनको क्या फ़ायदा है? इनको ये फ़ायदा है कि ये जितने भी मैराइन रिसोर्सेज हैं, जितने भी समुद्री संसाधन हैं, उनका भी फ़ायदा उठाते हैं। ये व्यापारिक मार्गों, जितने भी बिजनेस रूट्स हैं, उनका भी फ़ायदा उठाते हैं और इनका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो इंसुलर लोकेशन या द्वीपीय स्थिति वाले वो देश हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। प्रायद्वीपीय मतलब वो जो 3 ओर से पानी से घिरे हों, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा इंडिया या भारत है, जिसके 3 ओर समुद्र है, जिसकी सीमा रेखा के 3 ओर समुद्र है। आपको पता है एक तरफ उसके अरेबियन सी है, अरब सागर है, दक्षिण में इंडियन ओशन है, इसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल है और पश्चिम में इसके अरेबियन ओशन है या अरब सागर है। तो ये 3 तरफ से घिरा होने के कारण तीनों तरफ की बाउंड्री से इसके जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है वहाँ से जुड़ जाता है। ये तीनों तरफ से समुद्री संसाधनों को
अवेल कर सकता है, उन्हें एक्सप्लोर कर सकता है, उनकी खोज कर सकता है। तो ऐसे प्रायद्वीपीय स्थिति वाले देश जैसे कि जो भारत है, जो 3 ओर से समुद्रों से घिरे हों, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक है हमारा तटीय, मतलब जो केवल एक ही तरफ से जिसके समुद्र हो, जैसे पाकिस्तान है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से देश तटीय स्थिति में है, कौन कौन से देश इंसुलर में है, कौन से देश प्रायद्वीपीय में है। अगर आप एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को लिखते हो तो इसके आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो जैसे तटीय देश है, कोस्टल एरियाज हैं, जहाँ पर एक देश, कोई भी देश किसी समुद्र से मिलता है, जैसे पाकिस्तान है, तो उसे भी उन देशों से तो कम से कम ज़्यादा फायदा होता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हैं। जो महाद्वीपीय देश होते हैं उनका मैंने आपको बता ही दिया। महाद्वीपीय देश वो देश होते हैं जो कि अंदर चारों तरफ से केवल स्थल से आवृत होते हैं, जिनके चारों तरफ कोई भी ओशियन या सी नहीं होता, जिनकी बाउंड्री पे और वो स्थल से आवृत होते हैं, उन्हें लैंडलॉक्ड कंट्रीज कहते हैं। और बिजनेस रूट या व्यापारिक मार्गों पर बेटा ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देश ऐसी प्राइम लोकेशन पे ऐसे होते हैं, मुख्य स्थिति में होते हैं कि जो 2 बड़े बड़े विकसित देशों के बीच में स्थित होते हैं। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें तो हमारा एग्जाम्पल सबसे अच्छा है ग्रेट ब्रिटेन का, जो नॉर्थ अमेरिका और ये हमारा ग्रेट ब्रिटेन है, जो नॉर्थ अमेरिका, ये जो यूएसए है, नॉर्थ अमेरिका में कॉन्टिनेंट के अंदर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, और ये ग्रेट ब्रिटेन यूरोप के इन विकसित देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में स्थित है। जितने भी बिजनेस रूट्स हैं, जिनके भी शिप्स जाते हैं, वो सब इस ग्रेट ब्रिटेन को क्रॉस करके जाते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ से फ्यूल लेते हैं, ईंधन लेते हैं, यहाँ पे आराम करते हैं, यहाँ पर अपना मेंटेनेंस करवाते हैं। तो नेचुरली जो भी सामान, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी विकास क्रिया के अंतर्गत बनने वाले सामान को ये लोग यूरोप पहुँचाते हैं, वो इंग्लैंड में भी पहुँच जाता है। और जब ये वापस आते हैं तो फिर यहाँ पर अगर ये रुकते हैं, अगर यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए, फ्यूल के लिए, तो वो सामान भी इनके पास पहुँचता है। तो इंग्लैंड को द्वीपीय स्थिति होने का भी फायदा है और 2 डेवलप्ड कंट्रीज के, डेवलप्ड एरियाज के बीच में स्थित होने का भी फायदा है, और इसीलिए इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है। पर अगर ऐसा कोई कंट्री हो जिससे बिजनेस रूट जो बहुत अंदर की तरफ हो, जहाँ से कोई भी बिजनेस रूट नहीं मिलता हो, तो उसका विकास भी बहुत धीमे स्तर पर ही होता है। आप गंगानगर को ले लीजिए। हमारे गंगानगर में जब तक ब्रॉड गेज की लाइन नहीं थी, तब तक ये जयपुर से जब तक नहीं जुड़ा हुआ था, तो ये इतना डेवलप नहीं हो पा रहा था। दिल्ली से इसकी ब्रॉड गेज की लाइन जुड़ी हुई थी, दिल्ली के यहाँ से दिल्ली तक ही लोगों की पहुँच थी। यहाँ से भटिंडा फिर भी बहुत सारी लाइनों के माध्यम से, बहुत सारे रेलवे रूट्स के माध्यम से बहुत बड़े बड़े सिटीज़ से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ का डेवलपमेंट फिर भी गंगानगर से ज़्यादा है। पर क्योंकि गंगानगर में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ब्रॉड गेज लाइन्स या जिसको हम बोलते हैं बड़ी रेलवे लाइन नहीं थी दिल्ली से जयपुर से, तो इसके डेवलपमेंट में, इसके विकास में उतनी तेज़ी से उन्नति नहीं हुई जितनी तेज़ी से एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एक ज़िले की होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के जो रूट्स होते हैं, ये जो व्यापारिक बिजनेस रूट्स होते हैं, ये जितने मार्गों से गुजरते हैं, उन सब मार्गों पर स्थित उन सभी प्लेसेस को, उन सभी स्थानों को इससे फ़ायदा होता है। तो मानव भूगोल में भी वो मानव, ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो वो मानव जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर जिनके देश बिजनेस रूट्स पर स्थित हैं या जिनके देश मैरीटाइम लोकेशन पर हैं, तो नेचुरली वो देश जल्दी उन्नति करते हैं। समीपवर्ती देशों के संदर्भ में, या जिसको हम बोलते हैं वेसिनल लोकेशन। बच्चों, इस बात का भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपके नेबर में, आपके पड़ोस में कौन कौन से देश हैं और कितने देश हैं, कितनी संख्या में हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं, अपन जहाँ रहते हैं, उस देश के पास में ऐसे देश हैं जो अविकसित हैं, अनडेवलप्ड हैं या डेवलपिंग नेचर के हैं, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे भी पड़ता है। हमारा डेवलपमेंट भी बहुत धीरे, बहुत स्लो होता है।
किंतु ऐसी कंट्रीज़ जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ के आसपास हैं या जहाँ पर बहुत संख्या में कंट्रीज़ हैं, तो उनका इम्पैक्ट उन पर जल्दी पड़ता है और वो कंट्रीज़ बहुत जल्दी डेवलप होने लगती हैं। तो ये हमारा लोकेशन से रिलेटेड सारा डिस्क्रिप्शन था कि अवस्थिति का कितना ज़्यादा असर एक कंट्री के ऊपर, एक देश के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट लेंगे, जो सेकेंड फैक्टर है, कंपोनेंट है हमारे पर्यावरण का, वो लेंगे कि उसका प्रभाव मानव पर या वेजिटेशन पर या जीव जंतुओं पर किस प्रकार पड़ता है। थैंक यू।